अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका अपना दोस्त हाफिज़ रिज़वान आपको खुशामदीद कहता है अपने चैनल टिप्स 92 पे। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। ये वीडियो हमारी जो है वो जो एनटीएस की तैयारी के मुतालिक है। ख़ास तौर पर जो हज मामनीन और हज मेडिकल मिशन वालों के लिए उन्होंने एक एनटीएस ने कुछ पेपर सैम्पल पेपर अपलोड किए थे। उसमें से कुछ ऐसे सवालात थे, कुछ सारे पेपर को भी हम वो सैम्पल पेपर को रिव्यू करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कुछ उसमें सवालात थे जो वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें कुछ दोस्तों को मुश्किल आ रही थी। उनको समझा के मैं कोशिश करूँगा कि वो प्रॉपर हल करके आपके सामने वो रखूँ। तो अभी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर तो ये नाइंसाफ़ी होगी। कोशिश करें जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद वीडियो को शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक। एक आध दिन है टेस्ट में, अभी कल इंशाल्लाह टेस्ट है इसका। अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए। तो आए हम शुरू करते हैं अपने टेस्ट को। तो ये है जी हमारे पास सैम्पल पेपर और ये पहला पेपर मैंने खोला है, ये है पैरामेडिक्स के लिए। यानी पैरामेडिक्स का जो सिलेबस है उसमें चूँकि जनरली कुछ फील्ड के रिलेटेड जो सवालात हैं हेल्थ फील्ड के रिलेटेड वो भी शामिल होंगे, तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एक चीज़ मैं पहले बताता चलूँ कि इसमें जो पोर्शन है ये आप देख लें, ये वाला कंप्यूटर का और हज से मुतल्लक, ये तकरीबन सभी जो सैम्पल पेपर आए हैं ना सभी में सेम है। तो इसलिए मैं सिर्फ एक पेपर में ये चीज़ें बता दूंगा, बाकी पेपर्स में ये क्वेश्चन ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आम तौर पर जो फ़र्क है, एक तो ये जनरली जो हेल्थ से रिलेटेड है लोगों का, और बाकी जो मुश्किल सब है टॉपिक्स वो एनालिटिकल रीजनिंग और उसके वर्बल रीजनिंग और आईक्यू लेवल के टेस्ट, ये तीन पोर्शन हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ मैं और आपके सामने रख दूं कि ये याद रखें कि ये जो क्वेश्चन पेपर उन्होंने एक अपलोड किए हैं सैम्पल पेपर, ये जस्ट आइडिया लेने के लिए कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। एक मेथड यही होगा, तरीक़ाकार यही होगा। सवाल की चेंज हो सकता है, उसकी इबारत चेंज हो सकती है, उसमें से करैक्टर चेंज हो सकते हैं, रकम चेंज हो सकती है, लेकिन उसका पैटर्न जो होगा वो इन्हीं क्वेश्चन के मुताबिक होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखें, ये है हमारा कि जी एक बाप अपने बेटे से 5 गुना ज़्यादा उसकी उम्र है। 18 सालों के बाद बाप जो है वो बेटे से उम्र में 2 गुना हो जाएगा, यानी बाप की जो उम्र है वो बेटे से डबल हो जाएगी। तो अब बताएं मौजूदा टाइम के अंदर बाप की जो उम्र है वो कितनी है। तो इसका तरीका, इसको हल करके मैं आपको बताता हूँ कि ये हम कैसे करेंगे। तो ये हमारा सवाल है पहला, तो उसको मैंने हल किया। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम देखें क्या करेंगे। हम बाप की उम्र फ़र्ज़ कर लेते हैं कि x है। x क्यों फ़र्ज़ की कि हमें पता नहीं है कितनी है, तो हम अपनी तरफ से एक वेरिएबल रख लेते हैं जी, बाप की उम्र है इतनी। तो बेटे की उम्र जो है वो बाप की उम्र से 5 गुना कम है। तो मतलब क्या है कि हम बाप की उम्र को 5 पे अगर तकसीम कर दें, 5 हिस्से कर दें, 5 पे तकसीम कर दें, तो वो वालिद की उम्र निकल आएगी। तो बेटे की उम्र हमारे पास आ गई x/5। अब x/5, अब अगली कंडीशन पे आते हैं। 18 सालों के बाद, यानी अगर बाप की उम्र में और बेटे की उम्र में दोनों में 18-18 साल का इजाफा कर दें, यानी 18-18 साल के बाद अगर उसकी उम्र मालूम करनी हो, तो ये हमने किया। ये देखें, इसके अंदर भी हमने 18 का इजाफा कर दिया और x/5 में भी 18 का इजाफा कर दिया। अब करने के बाद वो कहता है वालिद की उम्र जो होगी वो ट्वाइस, यानी सवाल में उसने कहा हुआ है कि वालिद की उम्र डबल हो जाएगी 18 सालों के बाद बेटे की उम्र से। तो मतलब अब यहाँ पे उन दोनों की उम्र होगी बराबर। वालिद की उम्र है ज़्यादा, जिसकी ज़्यादा है उसके साथ ट्वाइस का मतलब होता है 2 से ज़रब देना। अब उसको नहीं ज़रब देनी, जिसकी उम्र कम है ज़रब उसको देनी है, ये याद रखिएगा। कुछ दोस्त क्या करते हैं, वो उसने ट्वाइस लिखा हुआ है ना, तो वो x/8 यानी 18, ये जो वालिद वाली है उसको क्या करते हैं, ज़रब दे लेते हैं। तो ज़रब हमने देनी है ये वाली, यानी बेटे की उम्र को हमने 2 से ज़रब दे देनी है, तो वो उम्र हो जाएगी बराबर। अब ये हमारे पास बन गई एक इक्वेशन जिसको हम कहते हैं मसावात। ये देखें, ये मसावात बन गई। इस मसावात को अगर हम लिखते हैं कि x/18 वालिद की उम्र
और ये वाली इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है 2 को x के साथ भी और अंदर ब्रैकेट खोल के 2x/5 जमा 18 को 2 से ज़रब दी तो 36 आ गया। यानी इस 18 को ये 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, तो ये जवाब हमारी मसावात बन गई। x वाली रकमें एक साइड पे ले जाए और y वाली एक साइड पे ले जाए। अब ये चीज़ें मैं पहले बता दूं कि समझने के लिए आपको मैथ की नो हाउ होना ज़रूरी है। अब अगर किसी को थोड़ी बहुत मैथ की नो हाउ है तो वो तो समझ जाएगा इन चीज़ों को, जिसको नहीं है वो फिर पहले मैथ के बेसिक्स समझे। तो बताइएगा भी ज़रूर कि आपको ये समझ आई है कि नहीं आई। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, बगैर x वाली रकम वेरिएबल के वो एक साइड पे कर दी, दूसरी एक साइड पे कर दी। ये हो गया 36 में से 18 और ये आ गया जवाब 18। इधर हमने क्या किया, क्योंकि ये प्लस माइनस अगर वो बटे वाली जिसको हम फ्रैक्शन वाली कहते हैं तो उसके लिए हमें उसका लेना पड़ता है एलसीएम। तो उसका एलसीएम लेके मैंने हल किया तो हमारे पास ये रकम आ गई। इस रकम के बाद हमारे पास जो जवाब आता है वो यहाँ तक हमने इसको मुकम्मल कर लिया था। अब ये 5 में से 2 गया, 3 आ गया, नीचे 5 ही रह गया। 5 को उधर ले जाएंगे, यहाँ पे 18 को 5 से ज़रब दे दिया, 5 नीचे से ख़त्म हो गया। अब ये 3 इसके साथ हो रहा है ज़रब मल्टीप्लाई। इस मल्टीप्लाई को अगर हम x को खाली करते हैं तो दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए ये 3 नीचे आ गया। अब इसको हम काट देते हैं 3 को 6 के साथ, तो हमने किया ये हो गया 3 6 18, तो ऊपर 6 और 5 बचा। तो जब हम 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 30, जो कि हमारे सवाल के अंदर बाकायदा ये देखें ये 30 जवाब आया। ये हमारे पास जवाब आया था 30 जब हमने उसको हल किया है, तो ये 30 हमारे पास है बी ऑप्शन में। तो ये हमारा जवाब होगा बी वाला। उसके बाद हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये तो बड़ा आसान है। वो कहता है जी ट्रेस द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब क्या है कि ऐसा लफ्ज़ जो बाकी लफ्ज़ों से हटकर है उसको बताएं जी वो कौन सा लफ्ज़ है। तो नीचे 3 लफ्ज़ दिए हुए मिल्क, बिस्किट और केक। अब देखिए बिस्किट और केक दोनों बेकरी आइटम है, ठीक है, एक जैसी मिलती जुलती चीज़ है। मिल्क इन दोनों से डिफरेंस है। तो ये बेसिकली ना ये IQ लेवल है। यहाँ पे आपने वो करंट सिनेरियो को देख के फ़ैसला करना है, जवाब देना है जी। तो सवाल नंबर 3 पे आते हैं। सवाल नंबर 3 में वो कहता है जी एक क्लास है, उसमें 55 बच्चे हैं। बॉयज़ आउट नंबर द गर्ल्स बाय 15। बच्चियों की निस्बत लड़के जो हैं वो कम है, यानी लड़कियों की तादाद में 15 का इजाफा करें तो फिर वो लड़कों के बराबर हो जाती हैं। बॉयज़ को अगर देखना हो तो गर्ल्स की तादाद में 15 का इजाफा करना पड़ेगा, फिर बच्चे जो हैं वो बराबर होंगे। तो बच्चियाँ कितनी होंगी ये हमने बताना है। तो आए इसको हम हल करते हैं। हल करने के लिए देखते हैं, ये मैंने इसका सलूशन निकालना है। नहीं जी, ये मैंने इसको हल किया है कि अगर लड़के को हम ज़ाहिर करते हैं लड़कों को B से बॉयज़ और लड़कियों को G से गर्ल्स, तो देखें बॉयज़ को बराबर करने के लिए हमें गर्ल्स के अंदर 15 का इजाफा करना पड़ेगा, तो वो हमारे बन जाएंगे बॉयज़। तो अगर हम इन दोनों को जमा करें तो सवाल में उसने बताया हुआ है कि अगर दोनों को प्लस करें ना तो जवाब आता है 55। ये हमारी बन गई एक इक्वेशन। अब B की जगह पे मैं B की ये वाली वैल्यू लगा दूँगा। ये वैल्यू थी G जमा 15, यानी B की जगह पे, इस B की जगह पे मैंने इसकी वैल्यू लगा दी। G की जगह पे G आ गया, बराबर आ गया 55। अब जब मैंने इसकी ब्रैकेट खोल ली तो ये G और G दोनों G हो गए यहाँ पे प्लस 2G, और ये 15 में ले गया इस साइड पे, 55 के साथ इधर प्लस का था, इधर आके माइनस हो जाता है। तो 55 में से 15 गया, बाकी रह गया 40। तो 2G बराबर आ गया 40 के। अब 2 को भी मैंने ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगा 40 को 2 पे डिवाइड कर दूँगा, तो हमारे पास तादाद निकल आएगी 20। तो ये गर्ल्स जो है हमारी वो 20 आएगी। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमारे पास जो जवाब आया था 20 बच्चियाँ गर्ल्स का जवाब था। तो ये हमारा आंसर जो होगा B वो वाला आंसर होगा कि गर्ल्स जो हैं वो 20 हैं। तो ये 20 वाला हमारा जो आंसर है वो ठीक होगा। अब उसके बाद हम आते हैं ये वर्बल रीजनिंग वाले सवाल पे। तो वर्बल रीजनिंग की एक वीडियो मेरी ऑलरेडी मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, उसको आप वहाँ से देख लें क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। ये वर्बल रीजनिंग वाले सवाल किस तरह करने हैं तो इसको आप वहाँ से देख के कर सकते हैं। उसके बाद
सबसे जो अहम हिस्सा है वो है एनालिटिकल रीजनिंग का, और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, तो कोशिश करें इसको एंड पे कर लें, पहले सारा मुकम्मल कर लें, बाकी उसको एंड पे कर लें। और इसके लिए आपको ना एनटीएस के जो साथ ना 2 पेज एक्स्ट्रा भी दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर के साथ। उन एक्स्ट्रा पेजेस पे इसकी कंडीशंस को लिखते जाएँ, पूरी स्टेटमेंट पढ़ें, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद फिर इसको सोल्यूशन की तरफ जाएँ, क्योंकि एक पैरे में से 3 सवाल तकरीबन होते हैं, 2-3 तो लाजमी होते हैं। तो 2-3 सवालों के लिए अगर हमें को 5 मिनट 3 मिनट उस पैरे को समझने में लग जाए तो मेरा ख्याल है कोई मज़ायका नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 1 से 1.5 मिनट होता है वहाँ पे। तो अगर 3 क्वेश्चन है, 3 मिनट में हम उनकी सारी उसको पैरे को समझ लेते हैं तो वो हमारे लिए ईजी हो जाता है, और उसके बाद सिर्फ हमने निशान लगाने होते हैं, वो आराम से लग जाते हैं। तो इस पैरे को चूँकि मैंने पढ़ लिया है, मैं इसको जल्दी से बस आपके सामने डिस्क्राइब कर देता हूँ। वो कहता है जी, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में कुछ खेलें हो रही हैं, 3 तरह के खिलाड़ी हैं, JKL, ये फ़ुटबॉल के प्लेयर हैं 3, और 2 प्लेयर हैं M और N, ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, OPQR, ये 4 खिलाड़ी हैं, ये हॉकी के हैं। तो ये अब टोटल 9 खिलाड़ी बन गए, 4 हॉकी के, 2 बास्केटबॉल के और 3 फुटबॉल के। इनको हमने अलहदा लिख लेना है। लिखने के बाद हम, वो कहता है जी सारे के सारे इनको हमने बिठाना है, इस तरह बिठाना है कि 3 बेंचों पे ये पूरे आएँ, हर बेंच पे 3-3 खिलाड़ी हों। ये उसने कंडीशंस हैं, ये लिख लेनी है, ये मैंने लिखी हैं अलहदा। मैं आपको इसके सोल्यूशन की तरफ लेके जाता हूँ, पहले ज़रा मैं आपको ये इसकी कंडीशंस पढ़ा दूँ। पहली कंडीशन इसमें ये है, ये नीचे उसने रूल दिए होते हैं, ये हर एनालिटिकल क्वेश्चन में ना वो रूल लाजमी देगा, 2, 3, 4 रूल होते हैं, यहाँ पर उसने 4 दिए हुए हैं। पहले वो कहता है जी O and J, ये 2 खिलाड़ी जो हैं, ये यानी एक है O है हॉकी वाला और J है उसका फुटबॉल वाला। वो कहता है जी इन दोनों की नहीं बनती, ज़्यादा इनको एक बेंच पे नहीं बिठाना, ठीक है। अब आगे वो कहता है जी P जो है, ये भी फुटबॉल इसका है हॉकी का, अगर P को बिठाना ना जिस मेज़ पे, तो उसके साथ K या M, यानी एक बास्केटबॉल का खिलाड़ी हो या एक वो हो हॉकी फुटबॉल वाला, तो K या M इन दोनों में से एक बंदा P के साथ ज़रूर होना चाहिए, वरना P डर जाता है, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से मैंने कहा माजर। अच्छा, उसके बाद वो कहता है जी देयर कैन बी मोस्ट ओनली 1 फुटबॉल प्लेयर एट अ टेबल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक ही खिलाड़ी जो है वो फुटबॉल की वाला एक मेज़ पे हो सकता है, और इसी तरह बास्केटबॉल वाला भी एक वक्त में एक खिलाड़ी ही मेज़ पे हो सकता है। तो ये इसकी कंडीशंस थी। अब इसके सवाल की तरफ आते हैं। पहला सवाल जो है 9वां 10वां 11वां 3 सवाल इसके अंदर आएंगे। 9वां सवाल देखते हैं। 9वें सवाल में वो कहता है कि जनाब मेज़ पे एक खिलाड़ी बैठा है, अभी तक एक बैठा है, वो है J, तो बताएं J के साथ और कौन कौन बैठ सकता है। अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। मैं आपको पहले दिखाता हूँ इसका सोल्यूशन। कि ये मैंने पहले उसको उसकी शराइत लिख ली कि टोटल खिलाड़ी हैं 9, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं 3, बास्केटबॉल के हैं 2, हॉकी के हैं 4। 3 टेबल्स पर सारे खिलाड़ी बैठेंगे, हर मेज़ पर हर टेबल पर 3-3 खिलाड़ी होंगे। ये उसकी शराइत थी कि O और J एक ही मेज़ पर नहीं बैठेंगे, P के साथ K और M में से एक ज़रूर होगा, हर मेज़ पर कम से कम एक फुटबॉल का खिलाड़ी होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और एक ही बास्केटबॉल का खिलाड़ी हो सकता है। अब ये उसका 9वां सवाल है कि अगर J बैठा है तो मेज़ पर दूसरे 2 लोग कौन से होंगे। तो देखें, सबसे पहले अगर J बैठा है तो J के लिए हमने ये कंडीशन पढ़ी है कि J के साथ O नहीं बैठ सकता। तो पहले तो ये तो पक्का हो गया ना कि जिसके साथ जिस ग्रुप में O है वो हमारा जवाब नहीं हो सकता। इसमें ना आप पहले क्रॉस कर लिया करें जो नहीं हो सकते जवाब। देखिए O क्योंकि आ ही नहीं सकता तो E वाला आंसर भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, इसमें भी O है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं। वो 3 कौन से हैं? एक है Q और R, एक है P और R, और एक है P और Q। लेकिन उसने कहा था, दूसरी कंडीशन पे आते हैं। वो कहता है कि अगर P होगा तो P के साथ K और M में से एक ज़रूर होगा। यहाँ पे 2 के साथ P है, A में भी P है, B में भी P है, लेकिन इनके साथ किसी के साथ भी K और M नहीं है, तो ये कंडीशन पूरी नहीं होती। लिहाजा ये वाले दोनों जो हैं A और B भी नहीं आ सकते। तो फिर बाकी क्या बच गया? बाकी हमारा बच गया C
तो ये सी हमारा जवाब होगा कि क्यू और आर जो है वो जे के साथ बैठेंगे तो उनकी टेबल मुकम्मल हो जाएगी। तो ये फिर समझ लें इसको अच्छे तरीके से, दोबारा सुन लें वीडियो को अगर नहीं समझ लगे तो। उसके बाद हमारा अगला सवाल नंबर 10 है। इसमें वो कहता है कि अगर एक टेबल पे एल क्यू आर इकट्ठे बैठे हैं तो दूसरे टेबल पर कौन से लोग होंगे। तो उसमें हमने वही कंडीशन ज़हन में रखनी है कि जे और ओ इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है, पहली कंडीशन तो है हमारी जे और ओ वाली। तो हम देखते हैं कि जे और ओ जिसमें है ना वो तो हमारा जवाब हो ही नहीं सकता ना, यानी ये जो है सी ये नहीं हो सकता। और दूसरा उसने कहा था कि पी जो है उसके साथ के होगा, तो मतलब ये वाला जे इसमें के है तो बी नहीं है, ज़्यादा ये वाला जो डी है ये भी नहीं हो सकता। उसने कहा था कि पी के साथ एम या के होगा, एम पी के साथ एम है लास्ट में देखे ना, लेकिन एम और एन दोनों जो हैं वो एक ही ग्रुप के हैं बास्केटबॉल के, तो ये दोनों एक ही ग्रुप के बंदे हैं, तो ये भी यहाँ पे भी ये भी नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं हम ए और बी हमारे रह गए। ए और बी में से अगर देखते हैं तो ओ के साथ के भी है और एम भी है। ये भी हमने पढ़ा है कि के और एम दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, बल्कि के और एम के साथ इन दोनों में से एक पी भी होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे पी नहीं है। के और एम दोनों आ गए और पी नहीं आया, लिहाजा ये नहीं आ सकता। अब जो है के और एन और ओ ये आ सकता है, क्योंकि के के साथ एन भी है और ओ भी है, तो ये हमारा जवाब हो जाएगा बी वाला, ये हमारा आंसर आएगा। ये कंडीशंस जब ज़हन में रखेंगे समझ जाएंगे, पहले थोड़ा टाइम लगा के तो फिर बड़ा इजी हो जाता है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है 11वां जो है ये कहता है जी विच ट्रायो कुड सिट टुगेदर। ये 3 उसने कम्बिनेशन बनाए हुए हैं, 4 नीचे ए बी सी डी ई 5 कम्बिनेशन है। वो कहता है जी बताएं इनमें से कौन सा कम्बिनेशन सही है, कौन से 3 हैं जो इकट्ठे बैठ सकते हैं। पहली कंडीशन हम हमेशा देखेंगे कि हमने पढ़ा है कि जनाब ओ और जे इकट्ठे नहीं बैठ सकते, तो ओ और जे जो हैं वो हम इकट्ठे नहीं बैठा सकते, तो लास्ट वाला तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता ना, ओ और जे इकट्ठे नहीं बैठ सकते। अब मैं ए को देखता हूँ, पहले ए को देखा तो उसमें पी है और आर है और ओ है। हमने ये भी देखा कि पी और आर ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं, तो ये इकट्ठे नहीं बैठ सकते, एक जगह पे 2 इकट्ठे नहीं बैठ सकते, तो लिहाजा ये हाकी के दोनों इकट्ठे हो गए, तो ये भी नहीं हो सकता। बी में है एम एन और ओ, एम एन दोनों बास्केटबॉल के हैं, तो ये भी नहीं हो सकते। उसके बाद है सी और डी, तो मैं पहले डी देख लेता हूँ या सी देख लें, तो के एन और ओ ये हमने ऊपर भी पढ़ा है कि के एन और ओ इकट्ठे बैठ सकते हैं, तो लिहाजा हमें जवाब तो यहीं से मिल गया था, लेकिन समझने के लिए बाकी ज़रूरी था। और के एम और ओ ये नहीं हो सकते, क्योंकि के और एम के साथ पी का होना ज़रूरी है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर आएगा सी यहाँ पे सही। तो ये मैंने एनालिटिकल वाला जो सेक्शन था वो मुकम्मल कर लिया है, और ये आईटी का उन्होंने बताया हुआ था कि किस तरह के सवाल होंगे। ये देखें शॉर्ट की है कंट्रोल ए, उसने कहा जी सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की यूज़ होती है, तो ये कंट्रोल ए जो है वो यूज़ होगा। उसके लिए नीचे वो कहता है जी किसी MS वर्ड के में टेबल को इंसर्ट करने के लिए कौन सी की यूज़ होती है, तो वो इंसर्ट की यूज़ होती है। उसके बाद PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये आता है। बाकी हज के रिलेटिव क्वेश्चन है। सबसे पहले उसने पूछा हुआ जी कौन सा माली और बदनी दोनों तरह से कौन सी इबादत है, तो वो हज है। हजर असवद जो है वो मक्का की खाना काबा की किस साइड पे किस सिमत में है, तो वो शमाल वाली साइड, यानी डी इसका आंसर आ जाएगा। हज का मतलब क्या है? हज का मतलब होता है ज़ियारत का इरादा करना, तो वो पिलग्रिमेज जो है इसको कहते हैं। आगे ये मेडिकल वालों के सेपरेट क्वेश्चन है। तो ये मैंने इस वीडियो के अंदर पैरामेडिक्स वाला जो है वो एक पेपर डिस्कस किया है।
अब अगली वीडियो के अंदर मैं दूसरा जो हज मोमिनीन का पेपर है वो डिस्कस कर देता हूँ। चूँकि ये वीडियो में करेंगे तो फिर वो लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उस वीडियो को आप वहाँ से भी देख सकते हैं और वैसे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। और चलते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी देर बर्दाश्त किया। अस्सलाम वालेकुम।